हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम लोग BHU BSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के लिए अपना बैच स्टार्ट कर चुके हैं और काफ़ी बच्चे अब तक इस बैच से जुड़ भी चुके हैं। हम लोग फिज़िक्स का कोर्स शुरू किए थे और सेक्शन हम लोग डिवाइड कर चुके थे। फर्स्ट सेक्शन मैकेनिक्स स्टार्ट कर चुके थे, उसमें वेक्टर एनालिसिस जो पहला चैप्टर हम लोग शुरू किए थे वो हम लोग का चल रहा था। ठीक है। अच्छा, एक न्यूज़ थोड़ा सा तुम लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। आज ही एक न्यूज़ शायद तुम सबने देखा भी होगा, सुना भी होगा। एक न्यूज़ आई है कि फिर से ये CU सेट का एग्ज़ामिनेशन होने की बात कही जा रही है। पिछली बार भी बहुत अच्छा हुई थी मगर कंडक्ट नहीं हो पाया था, बट इस बार आज ही की न्यूज़ है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जितने भी चांसलर्स हैं, उन सभी का 21 नवंबर को एक मीटिंग हुआ था, जिसमें बात सामने आ रही है कि इस बार बहुत चांस है कि CU सेट का एग्ज़ाम भी कंडक्ट होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हमारी जो नई शिक्षा नीति है जो सरकार लेकर के आई है, गवर्नमेंट हमारी, तो उस शिक्षा नीति में भी ये बात कही गई है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होंगे उन सारे के एग्ज़ामिनेशन अब एक ही साथ होंगे। बच्चों को अलग अलग जगहों पे जा कर के अलग अलग एग्ज़ामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि JEE मेंस और नीट एग्ज़ामिनेशन होता था या होता है, ठीक वैसे ही हमारा अब ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए भी ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे एग्ज़ामिनेशन होगा और NTA ही कंडक्ट इसको कराएगा। अब कुछ लोग इसको लेकर के थोड़ा परेशान हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, घबराने की बात नहीं है ना। डिस्कस करेंगे उस पर हम लोग। तो NTA कंडक्ट कराएगा और CU सेट होने का चांस है। अब पिछली बार ही बहुत हुआ था, मगर इस बार लग रहा है, मुझे ऐसा पर्सनल मेरा मानना है कि इस बार इम्प्लीमेंट हो जाएगा। काफ़ी समय है अभी हम लोग के पास और इन लोगों के पास भी, तो मुश्किल होता है कि इतने समय में लोग इसको फाइनल कर देंगे और इस बार इम्प्लीमेंट होने का पूरा चांस है। ठीक है, तो ठीक है, इन सब बारे में हम लोग बातचीत करते रहेंगे। जैसे जैसे न्यूज़ मिलेगी उसके हिसाब से बात करेंगे। अपने हिसाब से कोई हम लोग हाइपोथेटिकल बात नहीं करेंगे। ठीक है, जो न्यूज़ आएगी जैसी आएगी वो तुमसे मैं शेयर करूँगा, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि इसको हमें कैसे लेके चलना है। ठीक है, बट जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग जो कंट्रोल कर सकते हैं उसी पे हम लोग बातचीत करते हैं। एग्ज़ाम कैसा होगा हमारे हाथ में नहीं है, मगर हमारी प्रिपरेशन बढ़िया हो, BHU ले, NTA ले, CU सेट है, वॉटेवर, हमारा प्रिपरेशन तगड़ा हो और बढ़िया हो। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम ले हम वेल प्रिपेयर्ड रहें, ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, फाइन। तो ठीक है, देखेंगे जैसा न्यूज़ अब आगे आएगा, विल डिस्कस अबाउट इट। अभी परेशान होने की बात नहीं है। एक न्यूज़ थी जो तुमसे मैंने शेयर कर दिया है। सबके मन में ये बात होना चाहिए कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, फाइन। तो ये चीज़ थी। नाउ अब हम लोग अपने कोर्स की तरफ बात करें कि वेक्टर एनालिसिस में हम लोग अब तक क्या पढ़े। बहुत बेसिक चीज़ पढ़े। आज इसकी 3rd क्लास है। इसके पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। बहुत बेसिक चीज़ पढ़े थे। एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूले से। डायग्राम से मैंने अभी नहीं बताया, देखना डायग्राम से बताऊंगा बाद में, अभी नहीं, मतलब इसके शायद नेक्स्ट लेक्चर में ही वो आ जाएगा। आज के क्लास में हम लोग इन्हीं सम ऑफ वेक्टर्स और डिफरेंसेस ऑफ वेक्टर्स पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायग्राम मेथड से इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन तो है सामने, ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बात और, जो भी बच्चे इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, इसके पहले की क्लासेस नहीं देखे हैं, उनको ये एडवाइस होगा कि जा कर के लेक्चर 1 लेक्चर 2 अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से देखो, नोट्स प्रिपेयर करो, तब इस लेक्चर पे आओ तो और तुमको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नॉन ज़ीरो एंड नॉन पैरेलल वेक्टर्स आर
ए एंड बी दो नॉन ज़ीरो वेक्टर से और नॉन पैरेलल हैं, उनकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं है और वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है। चलो अच्छी बात है। द एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच का एंगल क्या होगा पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा, ये हमें ऑप्शन हमारे दिए हुए। ठीक है, तो मैं एक बात तुमसे कहा था कि वेक्टर्स में डायग्राम हमेशा बनाना, डायग्राम तुमको बहुत फ़ायदा करेगा, डायग्राम तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जैसा कि मैंने कहा था कि वेक्टर्स के क्वेश्चंस में डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो हमें हर क्वेश्चंस में डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि मैंने दो वेक्टर्स ले लिया ए और बी जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, कुछ एंगल इनके बीच ले लिया जाए, लेट अस सपोज एंगल थीटा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में जो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। हर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन कुछ होती है जो क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट होता है। इसमें इस क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट ये है, हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल है। और मैंने कहा था कि जब दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट एकदम बीच से पास करता है। मैंने तुमको ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था, समझाया था, एग्जाम्पल के साथ समझाया था। तो इसलिए कह रहा हूँ जो बच्चे नहीं देखें वो क्लासेस अच्छे से क्लासेस को देख ले, फिर इस क्लास को देखें तो तुमको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो कि एकदम 20 से पास करेगा, रिजल्टेंट मतलब वही एडिशन, एडिशन कोई तो कहता है रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ए प्लस बी जो एकदम उनके बीच से पास करेगा, मतलब ये एंगल कितना होगा θ/2, ये एंगल भी कितना होगा θ/2। ठीक है, चलो ये तो हो गया भाई ए प्लस बी की बात। ए माइनस बी कैसे निकाला जाए, तो मैंने कहा था किसी वेक्टर में अगर माइनस लगा देते हो तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो अगर वेक्टर बी इधर है तो जाहिर सी बात है माइनस वेक्टर बी इस तरफ होगा। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया माइनस वेक्टर बी। ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे, नेगेटिव लगाने पर मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, सिर्फ डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड। तो ये हो गया ए माइनस बी। तो ए और माइनस बी का रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा भाई, अच्छे बताओ। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, तुम कहोगे सही, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा एंगल 180 होता है तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा। क्लियर है, चलो इनका रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, अरे सर मैग्नीट्यूड तो अभी भी इक्वल है तो रिजल्टेंट तो अभी भी एकदम 20 से पास करेगा। तो दिस विल बी योर ए माइनस बी, और वो भी एकदम 20 से पास करेगा। ठीक है, तो ये बताओ ये जो 20 से पास किया है ए प्लस बी, ये वाला एंगल कितना था, तुमने कहा था θ/2, ये थीटा था तो आधा आधा कर दीजिए, फाइन। और ये भी तो दोनों के बीच में है तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो कहोगे सर 180 माइनस थीटा का हाफ कर दीजिए तो कितना आएगा 90 माइनस θ/2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो हमें पूछाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच का एंगल, तो बीच का एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा काउंट कर लो। देयरफॉर एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये एंगल कितना है यहाँ तक सर θ/2 है, प्लस ये एंगल कितना है यहाँ तक 90 माइनस θ/2 है, तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री इज़ द एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तुम बताओ कोई फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, कोई फॉर्मूला बताओ नहीं। जो कॉन्सेप्ट है मैं तुमको बताया, मैं तुमको क्या बताया कि छोटी छोटी चीज़ें, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट 20 से पास करेगा, बहुत छोटी बात है।
इन्हीं छोटी छोटी बातों को अप्लाई करना है और फिजिक्स में महारत हासिल करनी है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। एक बात ध्यान रखना, ये हमेशा नहीं होगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच एंगल हमेशा 90 डिग्री, ऐसा नहीं है। ये इसलिए हो गया क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था। ठीक है, तो इस बात को एज अ फैक्ट एक्सेप्ट मत कर देना कि हाँ सर ने बताया था। क्वेश्चंस के मेन पॉइंट को पकड़ना, ये ऐसा तभी हुआ जब दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हो गए थे। ठीक है, तो जल्दी करो इस क्वेश्चन को, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, जल्दी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 वेक्टर्स आर 3 एंड 5। 2 वेक्टर्स हमको दिए जिनके मैग्नीट्यूड्स कह रहा है 3 और 5 है, तो अच्छी बात है। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम, दोनों के सम का मैग्नीट्यूड दिया है 6। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो 2 वेक्टर्स हम लोग अगर एज्यूम कर लें कि ए और बी थे, तो ए इज़ 3 एंड बी इज़ 5। ठीक है, तो मॉड ए इज़ 3 मॉड बी इज़ 5, दोनों का मैग्नीट्यूड दिए तो मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम, उनके सम के मैग्नीट्यूड की बात भी हो रही, मतलब कि तुमको मॉड ए प्लस बी भी दिया हुआ है 6। ठीक है, एंड व्हाट विल बी देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, ये भी हमको पता करना है। ठीक है, अगर तुमको याद हो लास्ट क्लास, याद होना भी चाहिए वैसे इनफैक्ट, तो हम लोगों ने मॉड ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा था। मॉड ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, याद है किसी को? याद होना चाहिए। क्या था, बोल जाओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब ये थीटा हमको नहीं पता वेक्टर्स के बीच कि भैया वेक्टर के बीच ये एंगल कितना है। अगर वेक्टर के बीच एंगल मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो वेक्टर के बीच एंगल कैसे पता किया जाए? भाई मॉड ए प्लस बी भी तो दिया है, मॉड ए प्लस बी क्यों दिया है, इसका भी कुछ यूज़ कर लिया जाए। तो ये बताओ, मॉड ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था? मैंने कहा था उस दिन मॉड ए प्लस बी ही रिजल्टेंट होता है, जिसका फॉर्मूला क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो मॉड ए प्लस बी कितना है भाई? 6 है। दिस इज 6 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 3 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा में निकाल लूँ और वहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ, आ जाएगा आंसर। दो तब स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे 36 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 34 प्लस 30 कॉस थीटा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 2 3 या 6, 6 5 या 30। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू 30 कॉस थीटा। देयरफॉर we got cos theta is 1/15। हमको एंगल से क्या मतलब, हमको cos थीटा चाहिए। थीटा निकालने के बजाय डायरेक्ट cos थीटा निकाल के वहाँ पुट कर दे। एंगल तो पूछा नहीं, हमको तो cos थीटा चाहिए, निकाल के पुट कर देते वहाँ पर। पे निकाल चुके, बस पुट करना है। नाउ मॉड ए माइनस बी, दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2, ए हो गया 3, बी हो गया 5, कॉस थीटा इज 1/15। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस 25 अगेन 34 माइनस 2, 3 जा 6, 5 जा 30, 30/15 किया तो भैया 2 आया। ठीक है, तो मॉड ए माइनस बी इज योर स्क्वायर रूट ऑफ 32 और यू कैन से 4√2। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर।
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे यही देखो यही पैटर्न होगा, ये ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे, इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, चाहे BHU करा ले, चाहे NTA करा ले, चाहे CU सेट करा ले, इन्हीं क्वेश्चंस के आसपास हमारा पूरा क्वेश्चंस का टाइप, लेवल, सब कुछ रिवॉल्व करता रहेगा। बस हमको अच्छे से उनको पकड़ना है, उनके कॉन्सेप्ट्स को देखना है, ठीक है। तो होपफुली उस बात समझ में आ गई हो कि मैंने क्या किया कि हमको मॉड A प्लस B दिया था, हमने यहाँ से थीटा निकाल लिया, आई मीन कॉस थीटा निकाल लिया, और उस कॉस थीटा को मैंने मॉड A माइनस B के फॉर्मूले में यूज़ कर लिया। आगे मेरा मॉड A माइनस B 4√2, ठीक है। तो जल्दी इस क्वेश्चन को करेंगे और चलेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। डू इट फास्ट। तो चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि BHU BSc में ही पूछा गया क्वेश्चन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या, मैं तो कहूँगा फैक्ट है, इसके रिजल्ट को याद रख लेना। बहुत जगह का मैं शायद अगर ये क्वेश्चन ना आए तो इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में, समझने में हमें हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो BHU BSc पूछा गया क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। फॉर टू वेक्टर्स A एंड B, दो वेक्टर A और B हैं, इफ मॉड A प्लस B इज इक्वल टू मॉड A माइनस B, मैंने पहले कहा था हम लोग अब तक एडिशन ऑफ वेक्टर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़े हैं, हम लोग इन्हीं की बात करते हैं, ठीक है। फॉर टू वेक्टर्स A एंड B, इफ मॉड A प्लस B इज इक्वल टू मॉड A माइनस B, देन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B इज, दो वेक्टर A और B के बीच का एंगल हमको पता करना है, एंगल कितना होगा, ठीक है। तो भाई हमें क्या है कि दोनों का मॉड इक्वल है, मॉड A प्लस B इज इक्वल टू मॉड A माइनस B, तो जो हमसे कहा हमने वो कर दिया। अब मॉड A प्लस B का फॉर्मूला क्या है सर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, रिजल्टेंट ही तो होता है। और मॉड A माइनस B का फॉर्मूला सर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा, ठीक है। तो अब दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, दो साइड का, तो रूट हट जाएगी, देखते हैं क्या रिजल्ट मिल जाएगा। तो स्क्वायर कर दिया जाए तो A स्क्वायर एज इट इज़ B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस ऑफ थीटा। फाइन है, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, B स्क्वायर से B स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो इसको इधर ले लिया हमने, तो 4AB कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। और कॉस में 0 हम सब जानते हैं कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। तो वेक्टर्स के बीच जो एंगल आया वो कितना आया, 90 डिग्री। यही मैं कहता कि रिजल्ट, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये हमेशा ऐसा होगा किसी भी दो वेक्टर्स के लिए। अगर मॉड A प्लस B मॉड A माइनस B इक्वल हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो आपस में परपेंडिकुलर ही होंगे, ठीक है। वो आपस में परपेंडिकुलर ही होंगे, उनके बीच का एंगल जो भी होगा हमेशा 90 डिग्री ही होगा। ये चीज़ सिर्फ 90 डिग्री पर ही हो सकती है, ये एक फैक्ट है, याद रखना। कभी भी सम का मैग्नीट्यूड और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो भाई 90 डिग्री पर ही ऐसा हो सकता है, ये एक फैक्ट है जो हमको याद रखना है, ठीक है। शायद किसी और क्वेश्चन में फिर इसका यूज़ आ जाए तो वहाँ हम इसको समझेंगे कि हाँ भाई ऐसा पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जल्दी इस क्वेश्चन को कर लो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। कोई तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 भी कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू, अब बात हो रहा है यहाँ पर थोड़ा सा यूनिट वेक्टर्स की। द रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। दो यूनिट वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट भी एक यूनिट वेक्टर है, मतलब उसके रिजल्टेंट मतलब देखना कि उनके
सम का मैग्नीट्यूड ही रिजल्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कह सकते हो कि वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड दिया है। अगर मैं ए और बी वेक्टर्स को उन वेक्टर्स को मान लूँ तो कह सकता हूँ कि मॉड ए प्लस बी हमको दिया है, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ यूनिट वेक्टर्स। उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड पूछा गया, ऑप्शन हमको दे दिया है। मतलब अगर मैं ये कह लूँ कि एक वेक्टर है ए कैप, दूसरा वेक्टर है बी कैप, ठीक है। तो ए कैप बी कैप सबको पता होगा कि यूनिट वेक्टर्स को हम लोग कैप लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं, इतना तो सारे बच्चों को पता होगा, ठीक है। कैप लग गया मतलब वेक्टर इज यूनिट, मैग्नीट्यूड 1 कंफर्म, ठीक है। तो दो वेक्टर्स हैं, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। तो मैंने दो वेक्टर्स दिया, ए कैप और बी कैप, दोनों की वैल्यू 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। तुमने कैप लिख दिया मतलब 1 हो गया, कैप लगाया मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, इसको फिर लिखना नहीं कि y इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, इट इज अंडरस्टूड। उनके रिजल्टेंट भी 1 है, रिजल्टेंट इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। रिजल्टेंट का मतलब जैसा कि हम कहते हैं a प्लस बी का मॉड कितना दिया है 1, ठीक है। देख लो रिजल्टेंट इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। What will be the magnitude of difference of unit vectors? Magnitude of difference, magnitude of difference की बात हो रही है। तो magnitude of difference का मतलब this is, ये तुमसे पूछा गया है। अभी कुछ देर पहले ऐसा क्वेश्चन किए थे हम लोग, ठीक है। एक फैक्ट तुमको और बताता हूँ, ये सब फैक्ट्स है, याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, टाइम बचेगा हमारा। कभी भी दो वेक्टर और रिजल्टेंट इक्वल हो, हमेशा 120 डिग्री पर होता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि दो वेक्टर्स हैं, a इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू भी एक्स, रिजल्टेंट भी एक्स, ए की वैल्यू भी इक्वल है, बी भी वही है और रिजल्टेंट भी सेम है, तो ये जो कंडीशन है ये हर जगह नहीं होती है। ये बहुत ही खास एंगल पर ही ये कारनामा होता है। दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल हो और रिजल्टेंट भी उसके बराबर हो। ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब एंगल बीच का कितना होगा बच्चों, 120 डिग्री। ये सब फैक्ट्स हैं जो तुमको याद रखना है, हमारा वक्त बचाएगा ये, यही सीखने तुम यहाँ पर पे आए हो और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक, मैं इसको प्रूफ कर दिखा दूंगा, बट आगे के लिए इसको याद रखना। अगर दो वेक्टर्स इक्वल हो और रिजल्टेंट भी उसके इक्वल आ जाए तो सिर्फ 120 डिग्री पर ही ऐसा होता है। जैसे देखो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है, भाई दे आर यूनिट वेक्टर्स तो इक्वल होंगे ही, मैग्नीट्यूड तो 1 हो गए दोनों का और रिजल्टेंट भी 1 है, तो वेक्टर्स भी 1 है और रिजल्टेंट भी 1 है, तो तीनों अगर इक्वल हैं तो बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री तो होगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? और देख लेते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला जैसा कि हम पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। रिजल्टेंट इज 1 और ए की वैल्यू भी कितनी है 1, बी की वैल्यू भी कितनी है 1 प्लस 2, 1 इंटू 1 ही आएगा कॉस थीटा, ठीक है। दे आर यूनिट वेक्टर्स, ए बी 1 है, बी भी 1 है, रिजल्टेंट ही 1 मैंने पुट कर दिया। तो स्क्वायर कर दो तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है। तो कितना आ गया -1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो यू गॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। हम सब जानते हैं -1/2 कितने डिग्री पर होता है, कॉस में 120 डिग्री पर होता है। तो इस चीज़ को याद रखना, वेक्टर्स इक्वल हो और रिजल्टेंट भी उतना ही हो जाए तो ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ 120 डिग्री पर ही हो सकता है। अगर आगे कभी ऐसी चीज़ आएगी तो हम लोग डायरेक्ट 120 यूज़ करेंगे, फिर दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हम एक बार सॉल्व करके देखकर समझ चुके हैं, ठीक है। चलो, तो वेक्टर्स के बीच एंगल 120 डिग्री है,
तो वेक्टर्स के बीच एंगल ए कैप और बी कैप के बीच एंगल 120 डिग्री है, तो मैं 120 डिग्री बना देता हूँ। फाइन, बना दिया। ये हो गया बी कैप, ये हो गया ए कैप, एंगल 120। लेकिन फाइंड क्या करना है सर? एंगल तो पूछा नहीं था, फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, मतलब मॉड ए कैप माइनस बी कैप फाइंड करना है। अब ए कैप माइनस बी कैप, अगर बी कैप इधर है तो माइनस बी कैप किधर होगा? हम लोग पढ़ चुके हैं, नेगेटिव लगेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा, माइनस बी कैप। ठीक है। अच्छा, अगर ए कैप और बी कैप के बीच एंगल 120 डिग्री है तो ए कैप और माइनस बी कैप के बीच एंगल कितना होगा? सब कहोगे सर 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब हम ए कैप और बी कैप का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। देयरफॉर मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू, लगा दो फॉर्मूला, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। अगर हमको ये भी एंगल मिल गया है बीच का, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया जाए, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये तुम लोग डेरिवेशन में करके देख ही चुके हैं, बस बता दिया तुमको मैंने ऐसे। जब बीच का एंगल पता चल गया है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया जाए, तो कितना हो जाएगा? ये ए स्क्वायर इज़ 1, बी स्क्वायर इज़ 1, 2ab एंड कॉस 120 डिग्री इज़ -1/2। ठीक है, कॉस 120 -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मैथ्स कितना हो गया? 1। ठीक है, तो 1 + 1 एंड माइनस इज ऑल्सो 1, यू गॉट √3। तो √3 इज़ द मॉड ए माइनस बी, उनके डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? √3 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व किए। ठीक, इसके पहले भी क्वेश्चन में किया था, वो 3 और 5 वाला याद आ रहा है? वहाँ से मैंने क्या किया था? बीच का एंगल फाइंड कर लिया था। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसमें 1/15 आया था, फिर उस कॉस थीटा को हमने मॉड ए माइनस बी में यूज़ कर लिया था। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ भी किया, जब बीच का एंगल निकल गया तो फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ से भी कर सकते हो, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेना, वही आंसर आ जाएगा, 60 डिग्री पर निकाल लेना। दोनों बातों सेम ही है। अगर तुमको इसके पहले वाली क्लास याद होगी जहाँ इसका डेरिवेशन मैंने किया था, वहाँ इसको बहुत अच्छे से समझे थे हम लोग। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 4, इसको कर लो। तो अब इसमें कुछ हम लोग और कुछ 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फिर उससे भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जल्दी फटाफट कर लो। अब बच्चों आगे चलते हैं, उसमें हम लोग कुछ 1-2 कॉन्सेप्चुअल नोट पढ़ते हैं। 1-2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, 1-2 फॉर्मूले हैं मैथ्स के, ट्रिग्नोमेट्री के, जो स्पेशली वेक्टर्स में बहुत यूज़ होता है। तो मैथ्स के बच्चों को शायद पता ही होगा, मगर जो बायो के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा बता दूँ कि इस फॉर्मूले को हमको कब, कहाँ और कैसे यूज़ करना है, फॉर्मूले को याद कैसे करना है। ठीक है, तो एक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की बात करेंगे जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा वेक्टर्स में, और दूसरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे, फिर इस पर लोग क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है, चलो। तो सपोज दैट अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल, थोड़ा ध्यान से बात को समझ रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, 3 वेक्टर्स हैं, नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं है, नॉन लीनियर है, मतलब एक लाइन के अलोंग नहीं है, और को प्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में है। जैसा कि फिगर में देख रहा हूँ, ये बोर्ड मेरा एक प्लेन है, इस प्लेन पर जितने वेक्टर्स मैं ड्रॉ करूँगा सब के सब कैसे कहलाएंगे? को प्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, दीज वेक्टर्स आर को प्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर्स नॉन लीनियर है, देखिए तो टेढ़े मेढ़े मतलब नॉन लीनियर टेढ़ा मेढ़ा हो, एक लाइन के लॉन्ग ना हो। ठीक है, तो नॉन लीनियर है और को प्लेनर भी होने चाहिए, नॉन लीनियर हो और एक ही प्लेन में हो।
तीन वेक्टर्स या तीन से अधिक भी हो सकते हैं, तीन या तीन से अधिक होने चाहिए, दो नहीं, ठीक है। तो अगर मेरे पास तीन या तीन से अधिक वेक्टर्स हैं जो नॉन लीनियर हैं और कोप्लेनर हैं और उनका रिजल्टेंट ज़ीरो है, अगर उनका रिजल्टेंट मैं कहूँ ज़ीरो है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो क्या होगा? तो इन वेक्टर्स को अगर हम ड्रॉ करेंगे वन बाय वन, इनको ऐड करेंगे डायग्राम मेथड से, जो लोग आगे पढ़ेंगे, अभी मैं डायग्राम मेथड नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस उसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ। अगर इन वेक्टर्स को ऐड किया जाए तो इनसे क्लोज्ड फिगर बन जाएगा। मतलब तीन वेक्टर्स को मिला करके क्लोज फिगर क्या बन सकता है? एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो ये वेक्टर ए हो गया, यहाँ से एक ख़त्म हुआ तो यहाँ से मैं ड्रॉ कर दिया वेक्टर बी को, ठीक है। ये वेक्टर तुम्हारा बी हो गया, ये वेक्टर तुम्हारा ए हो गया और ये वेक्टर तुम्हारा बेटा हो गया सी। क्लोज फिगर बन गया, क्लोज फिगर। तो तीन लाइन के हेल्प से क्लोज फिगर क्या बनेगा? ऑफ कोर्स एक ट्रायंगल ही तो बनेगा, ठीक है। तो अगर कभी भी तीन या तीन से अधिक वेक्टर्स दिए जाएं जिनका रिजल्टेंट ज़ीरो हो, तो समझ जाना कि क्लोज फिगर बनने वाला है, पक्का कंफर्म। क्लोज फिगर नहीं होगा तो रिजल्टेंट ज़ीरो कभी हो नहीं सकता, रिजल्टेंट कभी ज़ीरो होगा ही नहीं अगर क्लोज फिगर नहीं बनेगा तो, कंफर्म, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होता है? डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तब होता है जब वो पार्टिकल घूमता फिरता हुआ वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। तो वापस उसी पॉइंट पर अगर आएगा तो जाहिर सी बात है फिगर तो क्लोज हो ही जाएगा। अगर उस पॉइंट पे ना आए, यहीं पर आकर रुक जाए, अब बताओ, अब क्या कहोगे? इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है भाई, यहाँ से चला यहाँ पे ख़त्म हुआ, अब तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं कह सकते और फिगर क्लोज भी नहीं है। हाँ, जैसे तुम फिगर क्लोज करोगे, जैसे फिगर क्लोज करोगे, ये तुम कहोगे हाँ सर अब इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, फिगर क्लोज्ड है, जहाँ से शुरू किया वहीं पे ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो याद रखना एक क्लोज फिगर बनेगा। सिर्फ तीन नहीं, अगर मान लो चार वेक्टर्स भी आते हैं, अगर मेरे पास चार वेक्टर्स हैं, इन चारों का रिजल्टेंट मान लो ज़ीरो है, ऐड करने पर ज़ीरो आ रहा है, तो इन चारों वेक्टर्स को अगर ड्रॉ कर दिया जाए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वहीं पे ख़त्म होगा जहाँ पे ए हमने शुरू किया है। तो ये जैसे वेक्टर ए, यहाँ से बी ड्रॉ किया, यहाँ से सी ड्रॉ किया, यहाँ से डी ड्रॉ कर दिया और ये हो गया तुम्हारा क्लोज फिगर। तो कभी भी ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर पे ये रिजल्टेंट ज़ीरो हुआ, तो समझ जाना कि वहाँ पर पे क्लोज फिगर बनने वाला है, कंफर्म, ठीक है। बट कंडीशन याद रहे, वेक्टर नॉन लीनियर हो और कोप्लेनर मस्ट है, एक ही प्लेन में होने चाहिए, अदरवाइज बात थोड़ी सी बदल जाएगी। क्या बदलेगी बात करेंगे उसकी, फ़िलहाल ये चीज़ अभी समझो, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बनते हैं, करेंगे क्वेश्चन अभी। बट एक चीज़ और, एक फॉर्मूला है, जैसे मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है जो फिज़िक्स में बहुत जगह यूज़ है, स्पेशली वेक्टर्स में बहुत यूज़ होता है। वेक्टर के अलावा कि हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन, तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त तरीके से इसका यूज़ होगा, ठीक है। उस फॉर्मूले को पहले पढ़ते हैं क्या होता है, स्पेशली जो बायो के बच्चे हैं ध्यान से इस बात को देखना, क्योंकि तुमको फिज़िक्स के अलावा और तुम्हें इसको कहीं यूज़ करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मैथ्स में तो यूज़ करेंगे, तुम्हें नहीं मिलेगा, तो वो ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या है वो। सपोज दैट मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, स्पेशली जब हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है, या फिर किसी और क्वेश्चन में बात करेंगे इसकी, जहाँ भी क्लोज फिगर होगा वहाँ इसकी हम लोग बात कर सकते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक नोमेनक्लेचर चलता है
कि एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, एंगल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। ठीक है, तो अगर हमें तीनों साइड पता हो किसी ट्रायंगल के, तो हम लोग एंगल कैसे निकालेंगे? इसको कॉस फॉर्मूला भी कहते हैं। दो कैसे निकालते हैं देखना, कॉस ए, फॉर एग्जांपल हमें कॉस ए निकालना है, एंगल ए निकाल। अच्छा एक बात और, हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ फिजिक्स में करेंगे, मैथ्स में नहीं। फिजिक्स में जब ट्रायंगल बनेगा तो ऐसे ए बी सी लिख करके नहीं आएगा। तो फॉर्मूला अगर याद करोगे कि रट लोगे सर ए बी सी के फॉर्म में, तो फंस जाओगे। क्योंकि हमारे यहाँ ट्रायंगल जो बनेगा उसमें ऐसे ए बी सी लिख करके नहीं आएगा। ट्रायंगल बनेगा वेलोसिटी के बीच, ट्रायंगल बनेगा फोर्स के बीच, तो वहाँ तुमको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, याद करने से काम नहीं चलेगा। तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे ये देखो। क्या बनाना है पहले सुन लो। एक ट्रायंगल है, ध्यान सुनना, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के 3 साइड हमें पता है, बराबर। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 3 साइड हमें पता है, उनके 3 एंगल्स कैसे निकालेंगे ये बात है। बात यह है कि एंगल्स क्या पता करेंगे, अगर साइड पता है तो। दो कैसे पता करते हैं, कॉस ए पहले पता करते हैं, क्या निकालेंगे, कॉस ए। अब जो एंगल पता करना है ए, उसके अगल बगल की साइड चेक कर लो कौन कौन सी है। मतलब जिन साइड से एंगल बना है, तो ये एंगल बना है बी और सी से, मतलब अगल बगल की साइड कौन है, बी और सी। ठीक है, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सामने वाले का जो साइड है उसको माइनस कर दो, तो माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई जो अगल बगल की साइड थी उनका मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो 2bc। ये हो गया फॉर्मूला कॉस ए का, बस हो गया, रटना नहीं है, समझो। कोई भी एंगल निकालना हो, अगल बगल की साइड का स्क्वायर माइनस सामने वाले का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अगल बगल वाला। क्योंकि मेरे यहाँ जो फिगर बनेगा बच्चों ए बी सी के फॉर्म में नहीं बनेगा, बस ट्रायंगल बन जाएगा। एंगल तुमको निकालना पड़ेगा, रटोगे तो दिक्कत है। समझ गए कौन सा एंगल निकालना है, तरीका क्या है, अगल बगल की साइड का स्क्वायर किया माइनस सामने वाले का स्क्वायर किया अपॉन 2 इंटू अगल बगल वाला का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। एक और देख लो, चलो जरा बताओ कॉस बी कैसे निकाला जाए। कॉस बी, अगर मुझे कॉस बी निकालना हुआ तो कॉस बी के अगल बगल कौन है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सामने वाले का माइनस माइनस बी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई अगल बगल वाले का मल्टीप्लिकेशन, वो भी 2 के साथ, 2ca। बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक है, एक और कॉस सी क्या होगा बताओ। कॉस सी के जो एंगल पता करना है, जो एंगल पता करना है उसके अगल बगल की साइड देखो कौन कौन सी है। तो अगल बगल की साइड है ए और बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सामने वाले का हमेशा माइनस करेंगे, तो माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अगल बगल वाले का मल्टीप्लिकेशन कर दो 2 के साथ, तो 2 इंटू ए बी। तो इस फॉर्मूले से हमको बहुत हेल्प मिलेगा वेक्टर्स के क्वेश्चन करने में, रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन करने में बहुत हमको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तुमको ये फॉर्मूला अच्छे से रटना नहीं पड़ा होगा, समझ में आ गया होगा इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को कॉपी कर लो, इस कॉन्सेप्ट को भी कॉपी कर लो। तो इस पर हम लोग 1-2 क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो डू इट फास्ट, ताकि इस पर हम लोग जल्दी से क्वेश्चन कर सकें। डू इट। तो चलो बच्चों क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन 5 क्या है दिखा जाए। जो हम लोग पढ़े हैं अभी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला और एक जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी पर एक क्वेश्चन बेस्ड है। BHO BSc में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स इज 10। 2 वेक्टर हैं, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया हमको 10। अच्छी बात है। द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 वेक्टर इज 5√3
उन दोनों में से एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी दे दिया है 5√3, ठीक है, एंड इट मेक्स 30 डिग्री विद द रिजल्टेंट। और ये जो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तुमको दिया हुआ है वो रिजल्टेंट से 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। इट मेक्स 30 डिग्री, जिसकी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है उसी की बात कर रहा है, वही रिजल्टेंट से 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर विल बी, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। ऑप्शंस इसके मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन इज 5, 5√3, 5√2 एंड 5/2। मान लो हमें ये इसके ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ वेक्टर्स में डायग्राम हमको बहुत हेल्प करता है। जब भी डायग्राम बनाओगे तुमको हमेशा ये तुम्हारे सोल्यूशन को हमेशा ये इजी ही बनाएगा, ठीक है। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले। तो दो वेक्टर हमें पैरेललोग्राम बना करके हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो सपोज दैट ये मैं दो वेक्टर्स ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इन वेक्टर्स को लेकर के मैंने एक पैरेललोग्राम भी ड्रॉ कर दिया, जो पैरेललोग्राम मेथड पर जब अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, पैरेललोग्राम का डायगोनल, जैसा कि हम लोग पैरेललोग्राम मेथड पढ़े हैं। तो ये हो गया वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया। इसमें हम लोग क्वेश्चन को अब बताते हैं क्या क्या हमको दिया हुआ है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स 10। तो मान लो भैया रिजल्टेंट हो गया हमारा 10 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इज 5√3। तो कोई एक वेक्टर मान लो ए और बी में से किसी भी एक को मान लो 5√3 हमको दिया हुआ है। एंड इट मेक्स, इट मतलब जो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है वही रिजल्टेंट से 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। साफ लिखा है इट मेक्स 30 डिग्री विद द रिजल्टेंट। देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर। जो सेकेंड वेक्टर है उस सेकेंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी ये हमको फाइंड करना है। सेकेंड वेक्टर हमारा बी है, इसकी मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा, ये अगर वेक्टर बी है तो ये भी तो वेक्टर बी होगा। क्लियर कह सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा वेक्टर बी हो गया। इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, इसकी फाइंड कर लो, बस सिंपल है, दोनों बात हो जाएगी हमारी। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ा। उस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में क्या पढ़े, अगर दो साइड पता हो, तीन साइड अगर पता हो तो एंगल निकाल सकते हैं, पढ़े हम लोग। तो दो साइड पता है, बीच का एंगल पता है, और एक हमको साइड फाइंड करनी है। लगा सकते ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ए बी सी लेकर के नहीं आ रहा है। अब ट्रायंगल हमारा बन गया है, ए बी सी लेकर नहीं आ रहा है। फॉर्मूला अगर अप्लाई करने का तरीका पता है तो ही हो पाएगा, रटोगे तो फिर दिक्कत है। मैंने पहले ही कहा था हमारा जो डायग्राम बनेंगे ए बी सी लेकर के नहीं आएगा। तुमको फॉर्मूले को फॉर्म करने आना है, जो उसको तुमको उसको बनाने आना चाहिए। कैसे बनाएंगे देखो। तो cos 30 इज इक्वल टू, अगल बगल का स्क्वायर ले लिया जाए, 100 प्लस 5√3 का स्क्वायर 75 माइनस सामने वाले का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू अगल बगल वाले का मल्टीप्लिकेशन। तो 10 इंटू 5√3। क्लियर है? cos 30 इज √3/2, 175 माइनस बी स्क्वायर, और ये कितना हो गया तुम्हारा 100√3। ठीक है। तो ये 50 टाइम्स कैंसल्ड आउट, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 50√3 इंटू 3, तो 150 इज इक्वल टू 175 माइनस बी स्क्वायर। तो यू गॉट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया 5।
तो दूसरे वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी होगी, 1 होगी, विथ दिस ब्यूटीफुल फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ यहाँ नहीं, हम लोग जब पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन, जो भी ज़बरदस्त इसका तुमको यूज़ मिलेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था और ये इसका सोल्यूशन था। मैं सोच रहा हूँ क्लास हम लोग आज यहीं पे स्टॉप करेंगे, और जो दूसरा तुमको मैं कॉन्सेप्ट बताया था वो क्लोज फिगर वाला, उस पे आज हम लोग क्वेश्चन रहने देते हैं, उस पर हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करें, ताकि एक ही दिन बहुत ज़्यादा मिक्सअप ना होने पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो उस पर क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और उन पर भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रिपेयर करते रहो। आज के क्लास में अगर कोई डाउट हुई है, कोई अगर कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स खुला है, जी भर के कमेंट करो, जी भर के प्रॉब्लम्स बताओ। नेक्स्ट क्लास में आऊँगा, उसका सोल्यूशन पहले बताऊँगा, उस कन्फ्यूज़न को सॉल्व करूँगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहो और मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू।